हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड में रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव का चैनल करने जा रहा हूं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और मेरे छोटे से चैनल आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड का मूल आधार यही है कि निरपेक्ष लाभ हो और तुलनात्मक लाभ दोनों हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी किसे कहते हैं? WTO को कहते हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कौन है? WTO है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में। 1944 में IMF, ठीक है, और IBRD जो विश्व बैंक से संबंधित है, ठीक है। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार का तात्पर्य है कि आयात और निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं हो, ठीक है। यानी मुक्त व्यापार यानी फ्री हो, ओके, यानी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो आयात व्यापार का, फ्री ट्रेड का मतलब यही हुआ, ठीक है। आयात और निर्यात दोनों पर ही कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सुपर 301 क्या है? देखिए, सुपर 301 तो सबसे पहले ये अमेरिका का कानून है, पहले ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये क्या करती है? प्रोडक्शन, जो अपने देश में सामान मंगाइएगा ना, उस पर वो कंट्री क्या करती है? टैक्स इम्पोज करेगी। यानी जिस कंट्री में जाएगा वो कंट्री क्या करेगी? अपने आयात पर उच्च शुल्क लगाएगी। परंतु भारत इससे क्या अप्रभावित रहा है? अप्रभावित का मतलब है कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला है। यानी अमेरिका का ये जो कानून है इंडियन प्रोडक्ट पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला है। अमेरिका व्यापार कानून की वह धारा है जिन्हें अपने आयात और उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, ठीक है। ये बता दिए थे, आपको समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पांचवा, डंकल ड्राफ्ट था क्या? डंकल ड्राफ्ट किसे कहते हैं? डंकल ड्राफ्ट कहते हैं उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित है, ठीक है। डंकल ड्राफ्ट था क्या? उरुग्वे चक्र जो था उसे उसके समझौते से संबंधित है, ओके। उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित है डंकल ड्राफ्ट, ओके। नाप की शक्ति से युक्त देशों पर आर्थिक प्रतिबंध कौन लगाया था? अमेरिका ने ईरान पर और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर लगा हुआ है, ठीक है। यूनेस्को से संबंधित है, विश्व सांस्कृतिक धरोहर के भवनों को सुरक्षित रखने से संबंधित है। सी, यूनेस्को इसको देखरेख करता है। ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर वह स्थिति जब फर्म को क्या हो, ना लाभ हो रही हो ना हानि हो रही हो, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। ना लाभ हो रही हो ना हानि, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। निर्यात मूलक इकाई वे फर्म होती है जिनसे आशा की जाती है कि वो एक्सपोर्ट करें, ठीक है। यानी वो क्या कर रही होगा? एक्सपोर्ट कर रहा हो, यानी उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात कर रही हो, यानी एक्सपोर्ट कर रहा होगा, उसे कहते हैं निर्यात मूलक इकाई, ओके। ECGC संबंधित है किससे? ECGC संबंधित है निर्यात संवर्धन से, ओके। ECGC किससे संबंधित है? निर्यात के संवर्धन से है, ओके। ECGC किससे संबंधित है? निर्यात के संवर्धन से है। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है निर्यात और आयात संबंधी जो सूचनाएं हैं उसको आदान प्रदान करने वाला देश, उसे क्या कहते हैं? ट्रेड पॉइंट का मेन उद्देश्य था, ठीक है। ट्रेड पॉइंट यानी ट्रेड पॉइंट की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी उसका जो डाटा होगा उसको क्या करना है? आदान प्रदान करना होगा, ठीक है, उस देश को, उसे कहते हैं ट्रेड पॉइंट। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जो व्यापार पहलू है जिसे ट्रिप्स कहते हैं, ठीक है,
क्या कहेंगे, ट्रिप्स कहेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार को पहलू को ट्रिप्स कहेंगे, तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय यानी ट्रिम से, व्यापार से संबंधित इन्वेस्टमेंट से हो गया, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रिम्स हो गया, ठीक है। और अधिकार संबंधित हो गया, ट्रिप्स हो गया, ठीक है। तो किससे संबंधित है ये, तो ये डंकल ड्राफ्ट से संबंधित है, ओके। और उरुग्वे समझौता से संबंधित है डंकल ड्राफ्ट, पता है आपको, बताए थे। ट्रिप्स और ट्रिम्स किससे संबंधित है, डंकल प्रस्ताव से संबंधित है। नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार है क्या, विदेशी व्यापार है, मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है, ठीक है। नियोजन काल माने प्लानिंग जो टाइम था, भारत का विदेशी व्यापार क्या हुआ, बढ़ा है, ठीक है, मात्रा मूल्य दोनों में। भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन जो है सत्य है, केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में अनुकूल रहा है। भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 वर्षों में ही क्या रहा है, अनुकूल रहा है, ओके। किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल रहा, एगो 72 से 73 के बीच में, एगो 76 से 77 के बीच में, ठीक है। ये दोनों साल जो रहा है भारत का व्यापार संतुलन रहा है, ठीक है, यानी भारत के अनुकूल था। 72 से 73, एगो 76 से 77, ओके। इसी समय क्या था, इमरजेंसी लागू हुई थी भारत में, पता है आपको, ओके। मतलब इसी साल के आसपास के दौरान ही। 71 में तो आपको पता है बांग्लादेश के साथ ये युद्ध चल रहा था, सॉरी पाकिस्तान बांग्लादेश का युद्ध, ये सब संबंधित आपको पता है, ठीक है। विगत कुछ वर्षों में भारत में विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है आपका, आयात और निर्यात दोनों ही बढ़ा है, ठीक है। विगत कुछ वर्षों में यानी पिछले वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताना है सही है, आयात और निर्यात दोनों ही बढ़ा है, जी हाँ। भारत का योजना अवधि यानी प्लानिंग जो टाइम था उसकी कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा, बताए थे 2 बार, एगो 72 से 73, एगो 76 से 77, ठीक है। तो योजना अवधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा था, 2 बार। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया, तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी, 1996 में की गई थी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी, 1996 में की गई थी, ओके। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में चलना था, लेकिन 92 में चालू हुआ था, 2 साल गैप करने के बाद, ठीक है। इस समय अटल बिहारी सरकार का शासन था 99 के आसपास, ठीक है। मूल्यांकन यानी मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना % रहा है, 2%, ठीक है। भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना % है, 2% है, यानी भारत जितना एक्सपोर्ट करता है 2% करता है, किसके तुलना में, पूरे दुनिया में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके तुलना में। कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है, तो इस चारों में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी होती है, रत्न और आभूषण होती है, रत्न और आभूषण। आइए सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, या तो यूरोपियन कंट्री में या फिर अमेरिका में, ठीक है। चमड़ा जूते का सबसे बड़ा व्यापार इंग्लैंड के साथ हो रहा है, ठीक है, चमड़ा जूते का। हाल ही में निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है, सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई तेल शोधन से या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। अभी हाल ही फिलहाल का बात किया जाए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हुआ है, देखिए सॉफ्टवेयर को कहते हैं फुटलूज इंडस्ट्री,
ठीक है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, फुटलेट इंडस्ट्री, और कंप्यूटर इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसमें सनराइज है वह इलेक्ट्रॉनिक चीज आ जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न और आभूषण का एक्सपोर्ट किस देश से को होता है, यूएसए को होता है। बताए थे आपको, रत्न और आभूषण सर्वाधिक यूएसए को होता है। ठीक है, ये जो नामक जो केमिकल के कारण कपड़ा एक्सपोर्ट होना बंद हो गया जर्मनी में। ओके, 22 नंबर देखिएगा, समुदाय या संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा किसको जाता है, तो निर्यात यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जाता है, यानी यूरोपियन कंट्री को जाता है। ठीक है, समुदाय के या संगठन के रूप के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको जाता है, यूरोपियन कंट्री को जाता है, यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय को दिया जाता है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक एक्सपोर्ट किसको जाता है, बताए थे इंग्लैंड को जाता है। ठीक है, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक एक्सपोर्ट इंग्लैंड को जाता है। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो किसके निर्यात से, यानी भारत का कौन सा एक्सपोर्ट होता है जिससे आय में सर्वाधिक योगदान है, आय में सर्वाधिक योगदान है रत्न और आभूषण को, जो यूएसए को जाता है। रत्न और आभूषण जो भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है, किससे होती है, अधिकतम नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो चाय होती है, चाय से। ओके, चाय से, चाय क्या है, एक नकदी फसल है, पहले तो यही याद रखिएगा। दूसरा, जब इसे एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसमें अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ओके, भारत के निर्यात की वस्तु कौन सी है, निर्यात की वस्तु भारत में है चाय। ओके, चाय जो है भारत की निर्यातक वस्तु है, यानी निर्यात वस्तु है। सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है विदेशी भंडार का भारत का, तो पेट्रोलियम सब्सटेंसेस पर होती है। ओके, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों में विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है, मतलब सर्वाधिक किसका एक्सपोर्ट हो रही है अभी, टेक्सटाइल का। ओके, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है, तो टेक्सटाइल का दिया है। पिछले वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिया है। 1950 में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 1.85 था, और अभी कितना है, 2% है। लेकिन वर्तमान में अभी 2% से ज़्यादा हो गया है, लेकिन बुक के अनुसार देखिएगा तो ये है। ठीक है, लेकिन 2.5 भी नहीं हो, याद रखिएगा, ये दोनों के बीच में है। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है, भारत में आयात की वस्तु नहीं है, अबरख। अबरख जो है भारत खुद इंटरडिपेंडेंट, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, भारत क्या है, खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट है अबरख के मामले में। ओके, हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद कौन से हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, ओके, रासायनिक उर्वरक है। आयात मद, सबसे ज़्यादा मद जो आ रहा है भारत में, किसका आ रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ आ रहा है, केमिकल उर्वरक आ रही है। ओके, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ग के देशों के साथ सर्वाधिक आयातक व्यापार है, सबसे ज़्यादा आयात होता है ओपेक से, एक्सपोर्ट होता है सर्वाधिक यूरोपियन कंट्री से।
ठीक है। एक्सपोर्ट होता है सर्वाधिक यूरोपियन कंट्री को, आयात सर्वाधिक होता है ओपेक कंट्री से, जैसे तेल। ठीक है, ओपेक कंट्री से। वस्त्रों की रंगाई में एजो आधारित रंगों के उपयोग के कारण किस देश ने भारत में टेक्सटाइल आयात मत बंद करने की योजना बनाई है? बताए थे जर्मनी। एजो केमिकल के कारण वस्त्रों की रंगाई में यूज होता है, इस कारण से भारत से टेक्सटाइल आयात बंद कर दिया किसने? जर्मनी ने। ओके। सर्वाधिक रत्न आभूषण बेचा एक्सपोर्ट होता है यूएसए को। ओके। चमड़ा का सर्वाधिक यूके जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन गैस एलएनजी की आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? दहेज में। ओके, कहाँ किया गया था? दहेज में किया गया था एलएनजी टर्मिनल स्थापित। पहला एलएनजी टर्मिनल दहेज में स्थापित किया गया था। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? इंपोर्ट होता है ओपेक कंट्री से, एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन समुदाय से। क्यों? ठीक है, अधिकतम आयात होता है ओपेक से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च की जाती है? बताया था पेट्रोलियम सब्सटेंसेस पर। ओके, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस पर। कौन सा कथन जो है सत्य है? सुपर 301 के कारण भारत का अमेरिका के साथ व्यापार जो रहा अप्रभावित रहा, यानी कानून है लेकिन यूएसए ने इस पर लागू नहीं किया है इंडिया पर। ठीक है, और ये क्या है? शुल्क से संबंधित है, यानी कोई चीज़ आएगा उसके कंट्री में तो ज़्यादा टैक्स लगा देगा। आज जानते हैं ज़्यादा टैक्स लगाने से उस कंट्री में क्या हुआ? एक्सपोर्ट कम जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि महंगी वस्तु कौन खरीदेगा? भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है। विदेशी व्यापार में कहा जाए व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है कौन? यूएसए। ओके, यूएसए जो है विदेशी व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है यूएसए। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? अधिकतम व्यापार यूएसए के साथ है। ठीक है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। किस देश की तर्ज पर की गई? तो चीन के तर्ज पर। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र को कहते क्या? स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। ठीक है, SEZ कहलाता है, यानी सेज। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र है? कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र है? 7। निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कितना है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एरिया जोन 7 है। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट है, याद रखिएगा। ओके। कानपुर में गोला बारूद इत्यादि बनता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक है, किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तिरुवनंतपुरम जो है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। ओके, तिरुवनंतपुरम जो है एक फ्री ट्रेड जोन नहीं है। बाकी कांडला है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है, ये फ्री ट्रेड जोन है। कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, ये तीनों जो है फ्री ट्रेड जोन है। कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत का एकमात्र कंपनी कौन सी है? अभी टीसीएस हो गई है। ठीक है, इसमें आंसर तो नहीं दिया हुआ है टीसीएस, लेकिन बुक के अनुसार भी पूरा मारिएगा। ठीक है, कौन सा संगठन, इसको करंट के हिसाब से देख लीजिएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? कौन? ईसीजीसी। ईसीजीसी जो है ये विदेशी व्यापार का क्या करेगा? प्रोस्पेरस करेगा।
ठीक है, यानी संवर्धन करता है, ECGC। दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनियोग केंद्र, जिसे कहते हैं क्या, सीड टेक। क्या कहते हैं, सीड डेक। किसकी योजना है, सीड डेक। ये योजना है G15 कंट्री की। सीट डेक G15 कंट्री का है। फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनियमन केंद्र। तकनीकी आंकड़ा विनियमन केंद्र और दक्षिण विनियोग व्यापार। सीडटेक है, G15 कंट्री का है। ओके। देश की आयात निर्यात नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण कब से समाप्त किया गया? मात्रात्मक नियंत्रण जो है खत्म कर दिया गया 1 अप्रैल 2001 से। देश में कितना इंपोर्ट होगा कितना एक्सपोर्ट होगा इसके लिए एक मात्रा तय की गई थी, वो खत्म कर दिया गया कब, 1 अप्रैल 2001 से। रूस को G7 कंट्री से हटा दिया गया है। ठीक है। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, जिसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं, कहाँ स्थापित किया गया है? नोएडा में किया गया है या फिर सूरत में किया गया है? जी, सूरत में किया गया है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन देश का प्रथम है, प्रथम बोल रहा है, याद रखिएगा। प्रथम प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया है? सूरत में, जबकि उत्तर प्रदेश का नोएडा। ठीक है। कांडला विशाखापट्टनम, ये दोनों क्या है, फ्री ट्रेड जोन है। नए गैट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित जो बहुदेशीय व्यवस्था है, इसे मल्टी फाइबर अरेंजमेंट कहते हैं इंग्लिश में, उसको कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? 10 है। ठीक है। नए गैट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित जो बहुदेशीय व्यापार व्यवस्था है, जिसे मल्टी फाइबर अरेंजमेंट कहते हैं, कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त होने की व्यवस्था है? 10 वर्षों में। अब गैट की जगह पर क्या होता है, आ गया है WTO, जिसमें कहा गया था क्या कि वस्त्र व्यापार से जो बहुदेशीय व्यवस्था है यानी मल्टी फाइबर अरेंजमेंट है, उसको खत्म कर देना है 10 वर्षों में। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। गिल्ट एज्ड व्यापार किससे है संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से है। सराफा बाजार सोना चांदी व्यापार को कहते हैं। ठीक है। कालीनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तथ्य का परिचायक है? कालीन चिन्ह का मतलब है बच्चों को प्रयोग नहीं किया गया, यानी बाल श्रम का यूज नहीं किया गया है। कालीन चिन्ह का मतलब क्या है? वह घोतक है जिसमें वस्तु बनाने में बाल श्रम यानी बच्चों का लेबरिंग नहीं करवाया गया है। ठीक है, उसे कहते हैं कालीन चिन्ह। यूपी में एक कालीन बनाने के लिए काफ़ी जगह फेमस है, बताइएगा वो कौन सा जगह है? सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। ठीक है, कौन सा व्यापार? प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। सूरत में बनी वस्तुएं दिल्ली या मुंबई में बेची जाए तो। निर्यात प्रोसेसिंग जोन सूरत में सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले निर्यात प्रोसेसिंग जोन। मुंबई फ्री ट्रेड जोन है। ओके। दिल्ली में बेची जाएगी अगर कोई वस्तु बन जाती है सूरत में तो उसे क्या कहेंगे? प्रादेशिक व्यापार कहेंगे। ओके। फ्री ट्रेड का मतलब है कि कोई प्रतिबंध नहीं होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में। ओके। इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक कंट्री से दूसरी कंट्री को। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? फॉरेन ट्रेड नई दिल्ली में है। ठीक है, IFT नई दिल्ली में है आपका। फॉरेन ट्रेड भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूशन।
पूर्व का भूषण अहमदाबाद को कहते हैं मुंबई, जो हो गया फ्री ट्रेड जोन कहलाता है। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है? भारतीय ट्रेड यानी एक्सपोर्ट के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला मुख्य कारक है निर्यात का विविधीकरण करना। ओके, निर्यात का विविधीकरण करना है। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक प्रमुख कारक है क्या? निर्यात का विविधीकरण करना है। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहते हैं किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? 1996, 95 में। ठीक है, 95 में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 1995 में हुआ था। WTO की स्थापना और इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुआ था। ओके, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह क्या है? विश्व व्यापार संगठन जो है गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। WTO जिसका अंग है वह क्या है? गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, जो 1995 में बना। ठीक है, अमेरिका का 301 कानून है, पता है आपको, व्यापार संबंधित है। IMF कब बना था? 1944 में। विश्व बैंक भी 1944 के आसपास बना था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देश का भुगतान संतुलन में किसका व्यवस्थित अभिलेख है? व्यवस्थित अभिलेख है किसी भी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्षों में आयात और निर्यात दोनों को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, लेन देन करना यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करना। निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन करना, उसे कहते हैं देश का भुगतान संतुलन। अगर भुगतान संतुलन से अभिलेख कहेंगे इसका मतलब क्या है? एक निर्धारित समय में सामान्यतः जैसे 1 वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन, उसे कहते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में निहित होता क्या है? भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार होती है और अदृश्य व्यापार भी होती है, लोन भी होती है, ऋण भी। ठीक है, भुगतान संतुलन में निहित क्या है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, ये तीनों ही वे भुगतान संबंधित है। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जिसे फेमा कहते हैं प्रभावी हुआ था? 58 देखिएगा। किस विदेशी वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जिसे फेमा कहते हैं प्रभावी हुआ? तो देखिए, बुक में आंसर 2003 दिया हुआ, इसलिए आपको गलत है आंसर। 1999 में बना था विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। ओके, गूगल में आप देखिएगा, सर्च करिएगा तो 1999 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फेमा जो प्रभावी हुआ कब? 1999 के आसपास। ओके, झारखंड अलग हुआ था 2000 में। फेरा का स्थान किसने ले लिया? फेमा ने, जिसकी स्थापना 99 में हुआ था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का एकाधिकार अबरक का है। ठीक है, अबरक का है। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो बायलैटरल ट्रेड कहा जाता है, यानी द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु का मार्केटिंग करना है, उसे क्या कहते हैं? बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार। ओके, अब 2 से अधिक देशों में कहेंगे उसे बहुपक्षीय व्यापार। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत जो एक्सपोर्ट करता है बहुपक्षीय व्यापार करता है यूरोपियन कंट्री के साथ। देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? अगर देश के समूह के व्यापार समूह कहते हैं तो किसे क्या कहेंगे? ट्रेड
वेंचर कहेंगे। ओके, ट्रेड वेंचर देशों के समूह के साथ व्यापार करते, जैसे ओपेक हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेड वेंचर्स कहेंगे। ओके, ट्रेड वेंचर्स। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन के संदर्भ में आयात निर्यात से है, ठीक है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? आयात निर्यात से किया जाता है। ओके, आयात निर्यात से कहते हैं भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग। आयात निर्यात सब के संदर्भ में किया जाता है। ट्रिप्स बताए थे बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में है, से व्यापार संबंधी पक्ष है। उसका करार संबंधी संचालन किसके द्वारा किया जाता है? WTO के द्वारा, ठीक है। ट्रिप्स जो है इसका करार संचालन किसके द्वारा किया जाता है? WTO के द्वारा। ट्रिप्स का क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पक्ष है। जो इसके करार को कौन देखता है? WTO देखता है। ये 1995 में बना था। IBRD विश्व बैंक से संबंधित है, 1944 में बना था, ठीक है। अंकटाड कब बना था ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसमें 64 क्वेश्चन था इंटरनेशनल ट्रेड में। दोस्तों, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।